आरक्षण उनके आवाज़ से नहीं पास होगा ना। लोकसभा से विधानसभा, उसके लिए सिस्टम बना है संविधान के कि कहाँ से आरक्षण मिलना है। चुनाव से पहले बहुत कुछ दिख जाएगा। आप अभी नहीं देख रहे हैं, उनके पास कोई नेता है? कहाँ कोई नेता है? समाज के निषाद का ही अगर बात करें, निषाद समाज में संजय केवट है, अशोक चौहान बड़े लीडर थे, गौतम बिंद है, नवीन निषाद है, किशन ये सब नेता तो नहीं है। पेड स्टाफ है, 2-4 चमचे दलाल। तो ऐसे तो लोग से थोड़ी ना पार्टी चलती है। और यूपी क्या, जो आदमी घर नहीं जीत सका वो दूसरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बात करना नहीं चाहता था, जिनकी बात करने जा रहा हूं, राजनीति में कद इतना बड़ा नहीं है उनका कि उनकी बात की जाए। चुनाव लड़े थे लोकसभा का, न लोकसभा का चुनाव जीत पाए, न विधानसभा का चुनाव जीत पाए, फिर भी सरकार में मंत्री हैं। कई बार परिस्थितियां भी मुख्यमंत्री और मंत्री बनाती है। राजनीति अगर निर्मम होती है, राजनीति की निर्ममता की तस्वीर भी देखने को मिलती है, तो कई बार राजनीति की ये तस्वीर भी देखने को मिलती है। राजनीति इतना बड़ा लाभ भी देती है। मुकेश सहनी की बात कर रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। हम ये समझाने की कोशिश करेंगे, ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो व्यक्ति, जो राजनेता विधानसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव तक कुछ सीटों के लिए तेजस्वी यादव के घर के चक्कर लगाया करते थे, उनके फ़ोन का इंतज़ार किया करते थे, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति में इतना अहंकार कैसे आ गया? माननीय मंत्री जी, आप में इतना अहंकार कैसे आ गया कि आप पत्रकार की चप्पल देखकर, पत्रकार का कपड़ा देखकर, या फिर पत्रकार का क्या क्या देखकर उससे बात करना है नहीं करना है तय करने लगे? आपने आज कहा कि मैं आपको पहचान गया हूं इसलिए बात नहीं करूंगा। इस पर बात करेंगे। मुकेश सहनी जी के बहुत करीबी रहे एक नेता हमारे साथ हैं, उनका नाम भी बताएंगे, लेकिन पहले वो तस्वीर दिखाते हैं। वो तस्वीर क्या थी और क्यों हमको न चाहते हुए भी मुकेश सहनी जी को लेकर बात करनी पड़ रही है। सीधा आते हैं सर आपके पास। ये जो मूर्ति का आपने लिया ना? नहीं, ऐसा मत कीजिए, गलत काम सर। बाइट हमने लिया नहीं, हो गया, परेशान मत कीजिए। सर हमारा चैनल बैन है क्या? नहीं, बैन क्या मतलब? नहीं, सबको दे रहे थे ना। ऐसा थोड़े होता है। नहीं, बैन है क्या? अभी आपने लिया ना? नहीं, आप तो दूसरे लोगों में तो लिया। दूसरे लोगों लिए तो अभी हम आपको पहचान लिए, इसलिए आपको मना करते हैं। आप ही सवाल कर रहे थे, दूसरे लोगों को नहीं ध्यान दे पाए। तो चलिए, हमारा चैनल बैन है। इस तरह से इस पूरे इंटरव्यू में, अधूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नहीं, कई किस्से हैं, कई कहानियां हैं, कई तस्वीर है। जाहिर है राजनीति में आपने मुकाम पाया है, आपका संघर्ष भी इसमें शामिल होगा, लेकिन पता नहीं ये अहंकार किस तरह का है। तो हमारे साथ निषाद सेना के अध्यक्ष मुकेश निषाद जी हैं। कभी मुकेश सहनी के काफ़ी करीबी नेताओं में से एक थे, महत्वपूर्ण सिपा सलारों में से एक थे। और आज हम इनसे बात करेंगे, हम इन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे इस अहंकार का राज क्या है। क्या वाकई सत्ता के इतने बड़े शीर्ष पर हैं आज मुकेश सहनी? हमारी खबर भी आपने देखी है, आपने वीडियो भी देखा है। आपसे दूसरे राजनीतिक सवालों पर भी बात होगी, लेकिन पहले इस वीडियो पर, आज वाली घटना पर जरा बात हो जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपके साथ जो घटना घटा वो पहली घटना नहीं। इससे पहले भी पत्रकारों के साथ वो घटना घटी है। और हम तो सीधे तौर पे कहें तो आपके पत्रकार समाज को भी दोषी, उतना ही दोषी मानते हैं जितना मुकेश सहनी को। क्योंकि जब आपके पत्रकार बंधु के साथ पहले भी घटना घटी तो उस समय आपके पत्रकार समाज को उस पर एक्शन लेना चाहिए था। अगर उसी शुरू में आप लोग अगर कोई कड़ा एक्शन लेते तो ऐसी घटना दोबारा नहीं दोहराई जाती उनके द्वारा। और जहाँ तक अहंकार की बात है तो आप जानते ही हैं, जब मनुष्य का विनाश जब नज़दीक आता है तो अहंकारी हो ही जाता है मनुष्य। देखिए मुकेश सहनी जी, आपसे अब इंटरव्यू तो इसी तरह का इंटरव्यू होगा, इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपने लोगों के बीच हमको जलील कर दिया, दरअसल ये जलालत है नहीं। यही हमारा संघर्ष है और यही हम करते रहेंगे। आपसे हमारा इसी तरह का इंटरव्यू होता रहेगा और इसी तरह जवाब हम आपको देते रहेंगे। सर, आपको क्यों छोड़नी पड़ी वीआईपी पार्टी? कई चीज़ें मैं देख भी रहा था, जाहिर है कुछ पढ़ भी रहा था। कई तरह के सवाल आपने उठाए हैं। टिकट को लेकर आपने सवाल उठाया और ये कहा कि
ठीक है मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन समाज के लोगों को टिकट दिया जाना चाहिए था। मुकेश सहनी जी तो इसकी बात खूब करते हैं कि समाज के लोगों का कल्याण होगा, उनके लिए काम करेंगे, आरक्षण की मांग करते हैं। अगर आरक्षण की बात करते हो और टिकट समाज के लोगों को मिलता, समाज की बात छोड़ दीजिए, हमारे जो पार्टी वीआईपी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनको भी टिकट मिलता तो कोई बात थी। तो समाज तो कोई भी पार्टी सारे समाज के लोगों को मिलाकर बनता है, और किसी भी लोगों को नहीं मिला टिकट। मैं अपनी बात छोड़ दीजिए, वहाँ हमसे भी सीनियर लीडर थे, वहाँ डॉक्टर राजभूषण चौधरी जो कोषाध्यक्ष हैं, अशोक चौहान प्रदेश अध्यक्ष थे, युवा विंग के गौतम बिंद जी थे, सुरेश मुखिया बिंद थे उस समय, अब नहीं हैं, बहुत सारे संजय केवट जी थे, बहुत सारे सीनियर लीडर थे, किसी को कोई तवज्जो नहीं, सबके साथ धोखा हुआ। बाकी लोगों ने क्यों नहीं छोड़ा, चाहे बहुत लोगों की नाराज़गी अंदर खाने से नाराज़गी है, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा मैंने निर्णय लिया कि नहीं, ऐसे धोखेबाज लोग के साथ मुझे नहीं रहना चाहिए, और मैंने उनसे अलग होना ही बेहतर समझा। तो आपके साथ, चूँकि वीआईपी पार्टी के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, अगर ईमानदारी से कहूँ इतना बड़ा राजनीतिक दल वीआईपी पार्टी नहीं है, माफ़ कीजिएगा, आप उस पार्टी में रहे हैं, लेकिन पार्टी के कई नेता हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ा है, कई नेता अब भी उनके साथ हैं। क्या बच गया है वीआईपी पार्टी में? देखिए, अब तो मैं अक्टूबर महीने में चुनाव के दौरान ही पार्टी छोड़ दिया था, अब क्या बचा है मुझे पता नहीं, लेकिन जहाँ तक जो जानकारियाँ मिल रही है वहाँ कुछ बचा नहीं है। 2-4 स्टाफ बचे हैं, दूसरे स्टाफ के बदौलत, और जो युवा हैं, कुछ युवा को गुमराह करके, कुछ युवा को पैसे के लालच देकर, उनको पढ़ाई लिखाई छुड़वा कर फेसबुक पे समय उनका बर्बाद, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, यही बचा है और कुछ नहीं बचा है। वहाँ पे 4-5-10 स्टाफ बचे हैं। नेता बोलने से, नेता बोल के कोई वहाँ है नहीं। अशोक चौहान जी थे, आज पता कर लो आप पत्रकार बंधु हैं, अशोक चौहान जी कहाँ है, डॉक्टर राजभूषण जी कहाँ है, संजय केवट कहाँ है, गौतम बिंद कहाँ है, किशन चौधरी, नवीन निषाद, ये लोग नेता थे, ये लोग कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वहाँ दिखाई कौन पड़ रहे हैं? उनका जो पेड स्टाफ है, 10-15 हज़ार महीने पे रखते हैं स्टाफ को, उसको प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं, बाकी सोशल मीडिया चलाने के लिए सारे बच्चे को, जो जिस बच्चे के हाथ में किताब कॉपी कलम, और आज के ज़माने में जिसके हाथ में लैपटॉप पढ़ाई के उद्देश्य से मिलना चाहिए, वहाँ फेसबुक चलाने के उद्देश्य से उनको मोबाइल और लैपटॉप देकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यही है मुकेश सहनी का उद्देश्य। पैसे के बल पर पार्टी और पॉलिटिक्स हो रही है। देखिए, पैसे के बल पे तो अब क्या कहेंगे पता नहीं, लेकिन सीधा उस पार्टी का उद्देश्य है कि निषाद समाज के जितने भी होनहार बच्चे हैं सबको मूर्ख बना देना, सबको बेरोजगार कर देना। यही उद्देश्य है मुकेश सहनी का। जो खुद नहीं पढ़े वो कहते थे मैं समाज को नया दिशा दूंगा, समाज को ये करूंगा, समाज को वो करूंगा, मैं नेता बनने नहीं बनाने आया हूँ। लेकिन यहाँ तो नेता तो छोड़ दीजिए, सारे बच्चे को बेरोजगार बना देंगे वो। आरक्षण को लेकर आज भी उन्होंने कहा है, ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा कि देखिए मंत्री बनने में नहीं आया था, हमारा काम है आरक्षण दिलवाना अपने समाज के लिए, निषाद समाज को आरक्षण दिलवाना, और मंत्री बनना मेरा लक्ष्य नहीं था। आपको भरोसा है कि मुकेश सहनी जी को मंत्री पद से कोई? अच्छा, एक चीज़ बताइए, आरक्षण उनके आवाज़ से मिलता है क्या, या मीडिया बंधु के सामने बोलने से आरक्षण मिलता है? सदन चला था, बिहार विधानसभा का सत्र चला था, उस सत्र के दौरान मुकेश सहनी एक बार भी आरक्षण की बात नहीं किए। अभी फिर सदन स्टार्ट होने वाला है, दिख जाएगा आरक्षण की क्या करते हैं। अभी केंद्र में लोकसभा चालू हो गया 19 तारीख से, ये भाजपा गठबंधन में है, वहाँ आरक्षण की मांग करे नरेंद्र मोदी से, अमित शाह जी से, लेकिन वो करेंगे नहीं। पत्रकार बंधु के सामने मैं ये कर दूंगा, मैं आरक्षण दिलवाऊंगा। अरे भाई, आरक्षण उनके आवाज़ से नहीं पास होगा ना, लोकसभा से विधानसभा, उसके लिए सिस्टम बना है संविधान के कि कहाँ से आरक्षण मिलना है। तो थोड़ा अजीब लगता नहीं मुकेश जी कि आरक्षण को लेकर ही, मुझे याद है आरक्षण को लेकर ही वो एनडीए से अलग हुए, और आरक्षण की मांग वो लगातार करते रहे हैं। अब विधानसभा चुनाव में उनको मनमाफिक सीटें नहीं मिली, तो आरक्षण की मांग कहीं पीछे छूट गई, और वाया बीजेपी ही, पहले उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा फिर आरक्षण को लेकर, और फिर वाया बीजेपी ही वो एनडीए में शामिल होते हैं, मंत्री बनते हैं, 4 सीटें उनकी आती है, सरकार एमएलसी बनते हैं, मंत्री बनते हैं, और फिर आरक्षण का राग वो अलापते हैं। तो फिर आरक्षण की मांग ही करनी थी, पहले छोड़ा क्यों था, फिर बीजेपी के साथ क्यों आना था? थोड़ा अजीब लगता नहीं? देखिए, सारा मुकेश सहनी का मेन उद्देश्य है पैसा कमाना, आरक्षण से कोई मतलब नहीं है। पैसा मुकेश सहनी को मुँह मांगा पैसा मिल जाता है, समझिए उनको आरक्षण मिल गया। आरक्षण कहीं से, आज आरक्षण वो हथियार, इसलिए आरक्षण शब्द का जो हथियार है वो इसलिए रखते हैं, जब उनका जनाधार, समाज का लोगों का अट्रैक्शन कम होने लगता है तो आरक्षण की बात बोलते हैं। अदरवाइज आप विधानसभा का पूरा क्लिप आप मंगवा के देख लो कि मुकेश सहनी ने कहीं आरक्षण की बात किया हो,
किसी केंद्रीय नेता जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व है किसी से आरक्षण की बात किया हो? सदन में कभी आरक्षण, सबसे बड़ा चीज़ सदन, मैं ऑफिशियली मानता हूं जब वो सदन में आरक्षण की बात करेंगे, लेकिन कभी उन्होंने सदन में आरक्षण की बात नहीं किया। चैनल वाले को बुला के अपने आवास में आरक्षण के मांग करने से आरक्षण मिल जाएगा क्या? मुकेश सहनी में ये बदलाव मंत्री बनने के बाद आया, पहले से आने लगा था, या फिर ज़्यादा बदलाव मंत्री बनने के बाद आया, सत्ता में हिस्सेदारी मिली, और उसके बाद उनके पार्टी में जो नेता थे, आप जो कह रहे हैं कि जो क्षमतावान नेता थे, जो समर्पित कार्यकर्ता थे, वो किनारे होते गए मुकेश सहनी की जो कार्यशैली है उसको लेकर? देखिए, आदमी का असली चेहरा कब दिखता है? दो कंडीशन है। एक तो आदमी या तो शराब के नशे में रहे तो असली चरित्र दिखता है, दूसरा जब वो सत्य के नशे में होता है। नशा दो टाइप का है, दोनों नशा से आदमी का असली चरित्र, मैं क्या हूँ, असली चरित्र जब मुझे पावर मिल जाएगा तब मेरा चरित्र दिखता है। तो मुकेश सहनी जो थे वो है और वही रहेंगे। लोगों को पहचानने में लोग नहीं पहचान रहे थे, इसलिए क्या कि उस समय मुकेश सहनी के पास कुछ नहीं था, सिर्फ मिसाल समाज के लोग को गुमराह कर रहे थे, आरक्षण दिलवाऊंगा, ये करूंगा। लेकिन जैसी सत्ता मिला तो उनका असली चरित्र जो था वो लोगों के सामने आ गया। यही हकीकत है मुकेश सहनी का। एक सवाल, आखिरी सवाल है आपसे हमारा, हालांकि अगर आपके जहन में कुछ हो तो आप कह सकते हैं, लेकिन हमारा जो सवाल है, जो हमारे पास जानकारी है, वो जानकारी ये है कि आप भिड़ने वाले हैं, या आपकी सेना जो है वो भिड़ने वाली है उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी के साथ। वो मुकेश सहनी भी यूपी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और शायद आपकी सेना भी तैयारी कर रही है, कुछ भिड़ंत होने वाली है क्या? देखिए, मुकेश सहनी कहीं कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। मुकेश सहनी की कोई तैयारी नहीं, सिर्फ समाज के। बताइए, 4-10 पेड स्टाफ से आप उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत लेंगे? 8-10 पेड स्टाफ सैलरी पर रख के आप उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, जब बिहार में नहीं जीत सके भाई, 2 बार चुनाव लड़े हैं ना। खगड़िया, मैं प्रभारी था उस टाइम, मैं साथ था। खगड़िया लड़े, बुरी तरह से हारे। सिमरी बख्तियारपुर चुनाव लड़े, वहाँ भी हार गए, जबकि सिमरी बख्तियारपुर में निषादों की अच्छी संख्या है, वहाँ भी चुनाव हार गए। जो आदमी अपने घर में नहीं जीत सका वो उत्तर प्रदेश में जाके दूसरे को क्या विधायक बनाएगा? वो तो फिल्मी, वो तो कह रहे हैं कि 150 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। भाई जो एक सीट नहीं जीत सका, 150 मतलब समझ रहे हैं, 3 अंक का 150 होता है, 1 अंक वाला तो सीट हासिल नहीं करे, 1 सीट तो जीता नहीं मुकेश सहनी, और 150 जीतने की बात कर रहे हैं। तो यूपी चुनाव के बाद जो परिणाम सामने आएंगे उससे मुकेश सहनी के राजनीतिक कद पर कोई असर होगा, बढ़ेगा, घटेगा? मैं उस असर की बात कर रहा हूँ। अरे, यूपी चुनाव से पहले असर होने वाला है, आप इस समय का इंतजार कीजिए। यूपी चुनाव से पहले बहुत कुछ दिख जाएगा। आप अभी नहीं देख रहे हैं, उनके पास कोई नेता है? कहाँ कोई नेता है? समाज के निषाद का ही अगर बात करें, निषाद समाज में संजय केवट है, अशोक चौहान बड़े लीडर थे, गौतम बिंद है, नवीन निषाद है, किशन ये सब नेता तो नहीं है। पेड स्टाफ है, 2-4 चमचे दलाल रखे हुए हैं जो जिंदाबाद। चमचे दलाल को क्या मतलब है समाज से? हर उनका काम ही है जिंदाबाद करना। तो ऐसे लोग से थोड़ी ना पार्टी चलती है। और यूपी क्या, जो आदमी घर नहीं जीत सका वो दूसरे राज्य में जीतेगा? फूलन देवी की मूर्ति लगाने वाले हैं यूपी में कई जगहों पर। फूलन देवी के नाम पर वो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश है और कुछ नहीं है। फूलन देवी की सच्ची श्रद्धांजलि तब होती जब शेर सिंह राणा के फांसी की मांग करते हो। फूलन देवी का घर मूर्ति लगाना है, उनके घर पे लगाइए ना। उनकी माँ कितनी तकलीफ में रहती है उनको कोई आज तक देखने नहीं गया। इस महीने को 25 तारीख की शहादत है और अगले महीने के 10 तारीख को उनका जन्मदिन है। 2 दिन आपके ज़िंदगी में, सिर्फ 365 दिन का साल होता है, 2 दिन आपको मैं भोजन दे दूं, बाकी 363 दिन आप जी लेंगे? आप जी पाएंगे? तो फिर 2 दिन फूलन देवी के नाम, कभी माला शहादत के नाम पर पहना दो, कभी जन्मदिन के नाम पर पहना दो, उससे फूलन देवी की श्रद्धांजलि होगी? फूलन देवी की श्रद्धांजलि तब होगी जब उनके जो हत्यारा शेर सिंह राणा घूम रहे हैं उनको फांसी दिलवाओ, न्यायिक प्रक्रिया की तरह उनको सजा की मांग करो, तब ना श्रद्धांजलि। अपना राजनीति जात को इकट्ठा करने को, जात यहाँ आरक्षण दिलवाए नहीं, वहाँ जाए कहते हैं आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। अरे भाई, जिसके गोद में तुम पैसा के लालच में खेल रहे हो, समाज को बेच रहे हो, उससे क्यों आरक्षण यहाँ गठबंधन करके रखे हो बिहार में? यूपी की जनता पागल थोड़ी ना है, बेवकूफ़ है। यूपी की समाज बेवकूफ़ नहीं है। इस बिहार के लोगों को, जिस तरह बिहार के लोग भी बेवकूफ़ नहीं, इन्होंने धोखा देने का काम किया है। लेकिन यूपी के सारे हमारे समाज के भाई बंधु गार्जियन सब जानते हैं कि धोखेबाज है। जो आदमी घर में आरक्षण नहीं दिला सका, दूसरे राज्य में आरक्षण दिलवा देगा। तो चलिए, हमारे साथ मुकेश निषाद जी थे
इस इंटरव्यू में इतना ही। और जाहिर है नाराज़गी जायज़ है, कभी जिस पार्टी को सींचा उस पार्टी से अलग होना पड़ा, उस पार्टी को छोड़ना पड़ा, और अगर उस पार्टी के नेतृत्वकर्ता की वजह से छोड़ना पड़ा तो इनकी अपनी शिकायतें रही होंगी। और कुछ तस्वीरें हमने आज देखी हैं तो इनकी शिकायतें शायद जायज़ रही होंगी। अहंकार दिखा है उन तस्वीरों में, और अहंकार को हमने महसूस किया है उन तस्वीरों में। मैंने खुद उस अहंकार को झेला है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।